एक आदमी टेबल की दूसरी तरफ बैठा था। उसके सीने के साथ कुछ तारें लगी थी जो कि एक मशीन के साथ कनेक्टेड थी, और वो आदमी बार बार कह रहा था कि उसने ये जुर्म नहीं किया, और मशीन रेड लाइट ऑन करके बार बार उसकी इस बात से डिसएग्री कर रही थी। उस आदमी ने अगले 10 साल इस बात को गलत प्रूफ करने में लगा दिए। दहाइयों तक हम इंसान एक ऐसी मशीन पे एतबार करते रहे जो सिर्फ एक फ्रॉड थी। ये पॉलीग्राफ टेस्ट था, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन। एक ऐसी मशीन जो अदालतों में, जॉब इंटरव्यूज में और यहाँ तक के रियलिटी शोज में बड़ी काबिले एतबार समझी जाती थी। मगर हकीकत तो ये है कि ये मशीन कभी झूठ पकड़ती ही नहीं थी। पॉलीग्राफ टेस्ट सच मैयर नहीं करता था, बल्कि ये डर मैयर करता था। ये आपकी हार्ट बीट और सांसों को ट्रैक करके ये अज्यूम करता था कि अगर आप नर्वस हो, इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ इल्जाम लगने से डर रहे हो और आपके खौफ को जुर्म समझ लिया जाए तो तब क्या होगा? और अक्सरियत में यही होता रहा है। काउंटलेस स्टडीज ने यह साबित कर दिया कि पॉलीग्राफ टेस्ट इतना ही काबिल एतबार है जितना कि आप किसी कॉइन को उछाल कर सच या झूठ का फैसला कर सकते हो। तो सवाल ये उठता है कि हम इंसान इस पे इतना ट्रस्ट कैसे करने लग गए? और इसका जवाब है विलियम मोल्टन मार्स्टन, एक साइकोलॉजिस्ट, इन्वेंटर और वंडर वुमन का क्रिएटर। विलियम का मानना यह था कि इमोशंस को साइंटिफिकली मेजर किया जा सकता है। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट को सच जांचने के टूल के तौर पे पेश किया और अमेरिका ने इसे कबूल कर लिया। हॉलीवुड ने इसकी मदद की, क्राइम शोज ने इसे आइकॉनिक बनाया और जल्द ही ये सिर्फ मशीन नहीं रही बल्कि एक सिंबल बन गया। सच वर्सेस झूठ, साइंस वर्सेस डिसेप्शन। 1980s की दहाई तक तो यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इसे नाकाबिले एतबार करार दे दिया और अदालतों ने इसे रद्द करना शुरू कर दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मासूम लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे और कुछ लोगों ने तो अपनी आज़ादी तक गवा दी थी। ये सब एक ऐसी मशीन की वजह से था जिसने हमें ये एहसास दिलाया हुआ था कि हम झूठ को पकड़ रहे हैं, जबकि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अगली दफा जब आप सुने कि हम फला मुल्जिम को लाई डिटेक्टर से टेस्ट करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि कहानी झूठ पकड़ने की नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम कितनी शिद्दत से ये मानना चाहते हैं कि हम झूठ को पकड़ सकते हैं। एक औरत डिप्रेशन के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो अपनी याददाश्त खो चुकी होती है। उसे ना तो अपना शोहर याद रहता है, ना ही बच्चे, हत्ता कि वो अपना नाम तक भूल जाती है। जो उसके साथ हुआ वो कोई करिश्मा नहीं था, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट था। ये कहानी डॉक्टर एवन कैमरॉन की है, एक आलमी शोहरत याफ्ता साइकेट्रिस्ट। उसका मानना था कि ज़हनी बीमारियों को खत्म करने का तरीका ये है कि इंसानी माइंड्स को ही मिटा दिया जाए। वो इस मेथड को डी पैटर्निंग कहता था और CIA को ये बहुत फायदेमंद लगा। कैमरॉन के ज्यादातर मरीज आम लोग थे जो एंजाइटी, ट्रॉमा और दुख से जूझ रहे थे, और उन्हें इलाज के नाम पे तन्हाई, खामोशी और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स मिलते थे। कुछ लोगों को हफ्तों तक सुलाए रखा जाता था। इस दौरान इन्हें एक ही रिकॉर्डेड मैसेज बार बार सुनाया जाता था और LSD जैसी नशावर ड्रग्स बहुत ज्यादा मिकदार में दी जाती थी, और ये सब कुछ उनकी मर्जी के बगैर किया जा रहा था। इस सारे अमल का मकसद उनको ठीक करना था, लेकिन ज्यादातर लोगों की हालत मजीद बिगड़ गई। इसकी फंडिंग CIA कर रही थी और उनका मकसद था माइंड्स को कंट्रोल करना। कैमरॉन का काम MK अल्ट्रा का हिस्सा बन गया, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री के डार्केस्ट एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। मरीजों को तो कभी मालूम ही नहीं हो सका कि वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। बहुत से तो कभी ठीक ही नहीं हो सके और कुछ तो अपनी जान से हाथ धो बैठे, और कई दहाइयों तक किसी ने भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कोई बात नहीं की। और जब 1970s में सच सामने आया तो बहुत देर हो चुकी थी। ना किसी को इंसाफ मिला, ना कोई अरेस्ट हुआ, बस कागजी कार्रवाइयां हुई और बहुत सारे माइंड्स हमेशा के लिए मिटा दिए गए। तो जब अगली दफा कोई कहे कि साइंस हर मसले का हल है, तो याद रखना साइंस शायद सब कुछ ठीक तो कर सकती है, लेकिन अगर निगरानी ना हो तो सब कुछ मिटा भी सकती है। एक सुबह वो बाथरूम में खड़ी थी और उसने महसूस किया कि उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है, और सबसे अजीब बात यही थी कि उसे डर भी नहीं लग रहा था। जिल बोल्टे टेलर एक ब्रेन साइंटिस्ट थी। वो दिमाग की साख्त को समझती थी, न्यूरॉन्स, सिग्नल्स, सब कुछ। लेकिन स्टिल वो इस दिन के लिए तैयार नहीं हो सकी जब उसका अपना दिमाग उसके खिलाफ हो गया। वो सिर्फ 37 साल की थी, हेल्दी एंड पूरी तरह से फोकस्ड, और चंद ही लम्हों में उसकी ब्रेन का लेफ्ट साइड, जो लॉजिक,
लैंग्वेज और सोच का मरकज़ होता है बंद होना शुरू हो गया, और जो पीछे बच गया वो कुछ और ही था। वो बोल नहीं पा रही थी, नंबर्स को नहीं समझ पा रही थी, और उसे ये भी नहीं याद आ रहा था कि इमरजेंसी नंबर 911 कैसे डायल करना है। मगर फिर भी पैनिक होने के बजाय उसे सुकून महसूस हो रहा था। उस लम्हे ना वो साइंटिस्ट थी, ना कोई मरीज, बल्कि वो एक ऐसे इंसान की तरह थी जिसकी कोई पहचान ना हो। शी वॉज जस्ट अवेयरनेस। उसको मुकम्मल तौर पर रिकवर होने में 8 साल लगे, लेकिन जब वो वापस आई तो एक ऐसे पैगाम के साथ आई जो हम में से अक्सर कभी नहीं सुनते। वो मैसेज ये था कि हम चुन सकते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा हमारी ज़िंदगी चलाएगा। दिमाग का बायां हिस्सा आपको पहचान देता है, लॉजिक, लैंग्वेज और पर्सनैलिटी, जबकि दिमाग का दायां हिस्सा आपको खुशी, कनेक्शंस और साइलेंस देता है। हम में से अक्सर लोग सिर्फ लेफ्ट साइड के ही ब्रेन में जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उस औरत को फोर्सफुली अपने दाएं दिमाग की तरफ जाना पड़ा क्योंकि उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा शट डाउन हो गया था। जिल की कहानी एक फालिज शुदा औरत की कहानी नहीं है, ये उस माइंड की कहानी है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको उस माइंड तक पहुंचने के लिए किसी नियर डेथ इंसिडेंट एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ तन्हाई में बैठो और सुनना शुरू करो। जब कोई इंसान अचानक अजीब हरकतें शुरू कर देता है, हर पर्सनैलिटी दूसरे से अलग है, अपनी आवाज़, हैंडराइटिंग, आर्ट स्टाइल और अपनी मेमोरीज। ये कहानी एक ऐसे जुल्म की है जो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कभी गुस्से में आ जाती थी, कभी इतनी फ्रेंडली हो जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कि बच्चे को इतना ट्रॉमेटाइज करो कि उसका माइंड स्प्लिट हो जाए। उसको समझ आया कि वो पागल नहीं है, वो एक सर्वाइवर है। I believe that Kim's asleep, so she just disappeared. कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपको हर चीज़ पे सवाल उठाने पे मजबूर कर देती हैं। जब कोई इंसान अचानक अजीब हरकतें शुरू कर देता है, उसकी पर्सनैलिटी या बिहेवियर में एकदम तब्दीली आने लगती है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि इस पे जिन का साया या किसी बदरू का असर हो गया। लेकिन सोचिए, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह के हर केस में ये सुपरनेचुरल बीइंग जिम्मेदार ना हो और असल में ये सिर्फ कोई मेंटल इलनेस हो? इसी तरह की एक कहानी किम नोबल की है, एक ब्रिटिश औरत जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, यानी DID। इस मेंटल कंडीशन में इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज डेवलप हो जाती हैं, और किम के केस में 100 से भी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं। The main ones are Ken, MJ, Rhea, Salome, Bonnie, Hayley। इस वीडियो में हम किम की असल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, उसका बचपन, उस पर होने वाला अब्यूज़, उसका ब्रेकडाउन और फिर आर्ट के ज़रिए उसका सर्वाइवल। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये कहानी हर इंसान को क्या लेसन सिखाती है। किम नोबल 1960 में यूके में पैदा हुई। ऊपर से तो वो एक डिस्टर्ब लड़की लगती थी, लेकिन किसी को उसकी असल प्रॉब्लम का अंदाज़ा नहीं था। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई, वो ब्लैकआउट होने लगी। शी स्टार्टेड लूजिंग टाइम। एक लम्हे वो सुबह अपने कमरे में बैठी होती थी और दूसरे लम्हे शाम में उसको होश आता था। कपड़े बदले हुए होते थे, लेकिन याद नहीं कि कब चेंज किए हैं। I was having a glass of wine, I'd disappear, somebody else would then take over the body. When I came back, I had the rest of the glass of wine or got another one. डॉक्टर्स को तो पहले उसकी बीमारी समझ ही नहीं आ रही थी। उसे मेंटल हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया, मगर कोई ट्रीटमेंट उस पर काम नहीं कर रहा था। उसका बिहेवियर अजीब था, कभी बच्चों की तरह बात करती थी, कभी गुस्से में आ जाती थी, कभी इतनी फ्रेंडली हो जाती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इवन कि उसकी हैंडराइटिंग और बात करने का लहजा भी अचानक बदलने लग जाता था। किम की फैमिली भी कंफ्यूज थी और डॉक्टर्स भी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि असल में उसके अंदर एक नहीं कई शख्स रहते हैं। किम के अंदर 100 से भी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं। ये सिर्फ उसके जहन में आवाज़ें नहीं हैं, ये इंटायरली सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं जिनकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ हैं। इनमें से कुछ मेल्स भी हैं और कुछ बच्चे भी। कुछ तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं और कुछ डीपली रिलीजियस हैं। इनमें से एक पर्सनैलिटी का नाम पैट्रिशिया है, जो ज़्यादातर वक्त किम की बॉडी में एक्टिव रहती है और अक्सर मीडिया इंटरव्यूज़ भी यही देती है। रिया प्रैट एक टीनेज पर्सनैलिटी है जो अपने आर्ट में ब्रूटल अब्यूज सीन्स बनाती है। बोनी एक मासूम सी होपफुल पर्सनैलिटी है जो नेचर और लाइट को पेंट करती है। आसान लफ्ज़ों में अगर समझाऊं तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप 100 अनजान लोगों के साथ एक ही घर में रहते हो और वो घर आपकी अपनी बॉडी है। This body belongs to Kim Noble and we share it.
लेकिन ये पर्सनैलिटीज़ रैंडमली नहीं आई। हर पर्सनैलिटी किसी न किसी ट्रॉमा के बाद बनी, जिसे किम की कोर पर्सनैलिटी सह नहीं सकती थी। और जैसे ही हम इसके ट्रॉमा से पर्दा उठाना शुरू करेंगे, किम के माजी के खौफनाक चीज़ें भी सामने आने लग जाएंगी। DID ज़्यादातर बचपन में होता है, तकरीबन 6 से 9 साल की उम्र में, क्योंकि ये वही एज है जब बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। और ऐसे टाइम पे जब वो बच्चा एक्सट्रीम और रिपीटेड फिजिकल और इमोशनल तशद्दुद से गुजरता है, तो वो हर टाइम खौफ में रहता है और खुद को बेबस महसूस करता है। क्योंकि बच्चे की आइडेंटिटी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती और इतने एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस वो हैंडल नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग सर्वाइव करने के लिए उस तकलीफ़ या दर्द को मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ में डिवाइड कर देता है। मसलन एक पर्सनैलिटी उस दर्द को कैरी करती है, दूसरी पर्सनैलिटी उस तशद्दुद को याद रखती है और कोई तीसरी पर्सनैलिटी रोज़मर्रा के मालूमात या खुशगवार यादों को होल्ड करती है। ये तमाम पर्सनैलिटीज़ मिलकर उस बच्चे को ज़िंदा रहने में हेल्प करती हैं और मुख्तलिफ मौक़ों या मुख्तलिफ इमोशनल स्टेट्स के हिसाब से एक्टिव हो जाती हैं। और किम का भी सिमिलर केस था। किम के इंटरव्यूज़, थेरेपी सेशन और उसकी अपनी किताब ऑल ऑफ मी में किम ने जिक्र किया है उस पे बचपन से ही सिस्टमेटिक अब्यूज़ किया गया है। किम की कुछ पर्सनैलिटीज़, स्पेशली रिया प्रैट, अपने आर्ट में खौफनाक अब्यूज़ सीन्स पेंट करती है। थेरेपी सेशन और उसकी पर्सनैलिटीज़ की इंटरनल कम्युनिकेशन ने यह बताया है कि किम बचपन में एक चाइल्ड अब्यूज़ नेटवर्क में फंस गई थी। उधर उसे रेप किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, छोटी अलमारियों में बंद कर दिया जाता था और जान से मारने की धमकियाँ दी जाती थी। और ये सब कुछ जानबूझ के करते थे कि बच्चे को इतना ट्रॉमेटाइज करो कि उसका माइंड स्प्लिट हो जाए और वो याद भी ना रख पाए कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। And what are some of your first memories of your childhood? इस कॉन्स्टेंट ड्रामा के रिजल्ट में किम का जहन टूटने लग गया। हर नाकाबिले बर्दाश्त लम्हा एक नई पर्सनैलिटी को दे दिया गया। ये माइंड की आखिरी डेस्परेट कोशिश होती है सर्वाइव करने के लिए। फाइनली किम की मुलाकात डॉक्टर वैलेरी सीनसन से हुई, जो DID और ट्रॉमा की स्पेशलिस्ट थी। थेरेपी के दौरान डॉक्टर वैलेरी ने देखा कि ये पर्सनैलिटीज़ असल में अलग अलग लोग हैं। हर एक की हैंडराइटिंग, आवाज़ और मेमोरीज दूसरी पर्सनैलिटी से डिफरेंट है। Her name is Salome. Hi, Dawn. Nice to meet you. I am the one that keeps the house running, pays the bills. थेरेपीज़ के ज़रिए किम ने अपनी पर्सनैलिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन बिल्ड करना शुरू किया। उसको समझ आया कि वो पागल नहीं है, वो एक सर्वाइवर है। किम की वो पर्सनैलिटीज़ जो आर्टिस्ट है, उनमें से हर एक आर्ट स्टाइल दूसरे से मुख्तलिफ है। बॉनी ब्राइट एंड कलरफुल आर्ट बनाती है, रिया डिस्टर्बिंग डार्क सीन्स ड्रॉ करती है और एनन मजहबी पेंटिंग्स बनाती है। किसी भी एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी की पेंटिंग्स याद नहीं रहती। जब पेट्रिशिया किसी और की पेंटिंग देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये किधर से उसके घर में आ गई है, लेकिन इसी चीज़ ने तो दुनिया की तवज्जो उसके आर्ट की तरफ दिलवाई। जब एक गैलरी में किम के आर्ट को शोकेस किया गया तो ये बात खुलकर सामने आ गई कि ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, बल्कि ये किम के ट्रॉमा और हीलिंग की विजुअल डायरीज़ हैं। टेट मॉडर्न जैसे इंस्टीट्यूशन ने किम के काम को डिस्प्ले किया। इंटरनेशनल मीडिया उसके इंटरव्यूज़ लेना चाहता था, मगर उनमें से ज़्यादातर आर्टवर्क्स के बारे में किम को कुछ भी याद नहीं था। आर्ट किम को उसकी दूसरी पर्सनैलिटीज़ के साथ जोड़ने का ज़रिया बना। आर्ट ने उसको वो आवाज़ दी जो कभी उसे बचपन में नहीं मिली, और इन्हीं पेंटिंग्स के ज़रिए दुनिया ने पहली बार किम को मुकम्मल देखा, फॉर हु शी ट्रूली वॉज। आज भी किम एक कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी गुजार रही है। कैबिनेट्स पे लेबल लगाती है ताकि दूसरी पर्सनैलिटीज़ को पता लग सके कि किस चीज़ को कहाँ पे रखना है। कभी कभी वो ऐसे वॉइस मैसेजेस देखती है जो उसको याद भी नहीं होते उसने कब रिकॉर्ड किए थे। वैसे तो DID का कोई इलाज नहीं है, मगर एक पॉसिबिलिटी है जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सनैलिटीज़ को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, मगर ये प्रोसेस हर एक पे असर नहीं करता। और किम का अपना गोल भी इंटीग्रेशन नहीं बल्कि को कॉन्शियसनेस है, यानी पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे से अवेयर हों और मिलकर काम करें। किम ने इस बीमारी के होते हुए एक बेटी की भी परवरिश की है। अगर हम सोचें तो ऐसे इंसान के लिए जिसको ये भी याद ना रहता हो कि कल उसने क्या किया था, ये बहुत मुश्किल काम है। I know. Yeah, it's nice to see him. आजकल मोस्टली पेट्रिशिया एक्टिव रहती है, बाकी पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं, मगर अब वो पीसफुली को एग्जिस्ट कर रही हैं। आर्ट, थेरेपी और रूटीन ने उसकी लाइफ को एक स्ट्रक्चर में डाला है।
किम की ज़िंदगी अब भी मुश्किल है, लेकिन पहले से ज़्यादा सेफ और मीनिंगफुल भी। किम की कहानी से मुतासिर होकर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च की गई है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं और इवन ड्रामा सर्वाइवर्स के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए हैं। अक्सर लोग जिनको DID होता है वो कभी इसे पब्लिकली अनाउंस नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें खदशा होता है कि लोग उनसे डरेंगे या दूर हो जाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे और शायद जिन भूतों की बातें भी उनसे जोड़ेंगे। मगर किम ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने अपनी तकलीफ, अपना ड्रामा और अपना सच अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए दुनिया के सामने रख दिया, ताकि वो उसको समझ सकें कि सर्वाइवल असल में दिखता कैसा है। I do get frightened that, I might disappear and never come back and never be around. इमेजिन करें कि आप एक बर्फानी इलाके में हादसे का शिकार हो गए हो। आप एक ऐसी जगह पर ट्रैप हो गए हो जहाँ ना खाने के लिए कुछ है और ना ही बाहर से कोई मदद आ सकती है, और जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता है, पास मरे हुए दूसरे मुसाफिरों को खाना। या इमेजिन करें कि आप एक ऐसे कल्चर का हिस्सा हो जहाँ अपने मरे हुए रिश्तेदारों का खाना ना सिर्फ नेक बल्कि इज़्ज़तदार अमल माना जाता है। आई नो ये बहुत डार्क थॉट्स हैं, मगर ये सिर्फ इमेजिनेशंस नहीं हैं, बल्कि ऐसे वाक़यात रियलिटी में भी हो चुके हैं जहाँ इंसान इंसान को खाता है। आज हम कैनिबलिज्म के बारे में बात करेंगे। इसके प्री हिस्टोरिक एविडेंस से लेकर रिसेंट हिस्ट्री के वाक़यात और मॉडर्न क्राइम्स तक हम जानेंगे कि इंसान इतनी एक्सट्रीम हद तक कैसे आ जाता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं जो शायद आपको हिला के रख दें। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि कैनिबलिज्म सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब लोग करते थे, तो आप ये बात जानकर हैरान रह जाओगे कि इसके रूट्स कितने पुराने हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पेन के एक मुकाम ग्रैंडोलिना में तकरीबन 8 लाख साल पुरानी इंसानी हड्डियां दरियाफ्त की हैं। इन हड्डियों को प्रॉपर जॉइंट से काटा गया था और उनको स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि इन हड्डियों को बॉयल भी किया गया था, जिससे हमें ये मालूम होता है कि उस इंसान को खाया गया होगा। जब हम प्री हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में कैनिबलिज्म को देखते हैं तो हमारे सामने 2 कैटेगरीज आती हैं, एक रिचुअल कैनिबलिज्म और दूसरा सेरेमोनियल कैनिबलिज्म। जो रिचुअल कैनिबलिज्म था, इसका ताल्लुक किसी मजहबी या रूहानी अकायद के साथ होता था। इसका मतलब ये है कि वो लोग इस अमल को इसलिए करते थे ताकि अपने खुदाओं को खुश कर सकें, कोई ताकत, करेज या मैजिकल पावर्स हासिल कर सकें। जबकि सेरेमोनियल जो कैनिबलिज्म था, उसका ताल्लुक किसी सेरेमनी, खास मौके या किसी रस्म के साथ होता था। वो इसलिए ये अमल नहीं थे करते ताकि वो अपने खुदाओं को खुश कर सकें, बल्कि वो इसलिए करते थे क्योंकि ये उनकी सोसाइटी या उनके कल्चर का हिस्सा था। कई जगहों पे कैनिबलिज्म को जंगों में या सजा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। एस्टेक कबीले के लोग अपने हारे हुए कैदियों को इसलिए खा जाते थे ताकि दुश्मनों में दहशत फैला सकें, क्योंकि कुछ कबीलों का मानना यह था कि हारे हुए सोल्जर्स को खाने से उनकी बहादुरी मिलती है। कॉन्गो और लिबेरिया जैसे मुल्कों में जब सिविल जंगें चल रही थीं, तो जंग के दौरान आदमखोरी को सजा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन मिसालों से हमें ये मालूम होता है कि आदमखोरी किसी एक वजह से नहीं की जाती थी, बल्कि इसको माजी में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से प्रैक्टिस किया जाता रहा है। चलें अब उन लोगों की बात करते हैं जो मजबूरन कैनिबल बने। इनका ताल्लुक ना ही किसी रिचुअल से था, ना ही किसी रिवाज से, बल्कि प्योरली भूख एंड सर्वाइवल। ऐसे वाक़यात हिस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू, 1847 का एक बहुत मशहूर वाक़या जिसे डोनर पार्टी के नाम से रेफ़र किया जाता है। कुछ अमरीकी लोग जो काफ़िले में सफ़र कर रहे थे, वो सीरा नेवाडा के पहाड़ों में शदीद बर्फ़बारी की वजह से फंस गए। बहुत अरसे तक भूख से लड़ते लड़ते उनका खाना ख़त्म हो गया, और जब तक मदद पहुंची तो बहुत से लोग मर चुके थे
और जिंदा रहने वाले लोगों ने मरे हुए लोगों को खाना शुरू कर दिया था। समंदरी सफ़र करने वाले भी इस हिस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं। 19वीं सेंचुरी में जब लोग किसी हादसे के बायस समंदर में अकेले रह जाते थे तो वो भी सर्वाइव करने के लिए कैनिबलिज्म का सहारा लेते थे। 1884 के मशहूर आर.वी. डुडली एंड स्टीवंस केस में जब 2 अफराद कई हफ्ते तक समंदर में खो गए तो उन्होंने एक केबिन बॉय को कत्ल करके खा लिया। बाद में जब कोर्ट में ये केस चला तो कोर्ट ने इस अमल को कत्ल करार दिया और कहा कि अब मजबूरी में भी किसी का कत्ल नहीं कर सकते। इस फैसले ने कस्टम ऑफ द सी यानी पुरानी समंदरी रवायत का खात्मा किया, जिसमें बाकायदा कुरानदाजी के जरिए ये फैसला किया जाता था कि किसने कुर्बानी देनी है ताकि बाकी सर्वाइव कर सकें। इन तमाम वाक़यात से हमें ये पता चलता है कि सर्वाइवल कैनिबलिज्म रिचुअल या सेरेमोनियल कैनिबलिज्म से बहुत डिफरेंट है, बल्कि ये एक किस्म का नेक्रो कैनिबलिज्म है, यानी जो लोग ऑलरेडी मर चुके होते हैं उनको खाया जाता है। इन वाक़यात से हमें यह भी पता चलता है कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। आज हमारी इस मॉडर्न दुनिया में कैनिबलिज्म कानूनी तौर पे जुर्म है, मगर फिर भी कुछ मशहूर वाक़यात न्यूज़ और पॉप कल्चर का हिस्सा रह चुके हैं। ये वाक़यात अक्सर पैथोलॉजिकल कैनिबलिज्म के अंडर आते हैं। ये उन अफराद के काम होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और इन वाक़यात का ताल्लुक अक्सर कत्ल से होता है। 1981 पेरिस में एक जापानीज स्टूडेंट इसाई सिगावा ने अपनी एक डच क्लास फेलो को घर इनवाइट किया। पहले उसे गोली मार के कत्ल किया, फिर उसका रेप किया और फिर उसके जिस्म के कुछ हिस्सों को खा लिया। जब वो पकड़ा गया तो उसने फौरी तौर पे अपने जुर्म का इतराफ़ किया और रातों रात मशहूर हो गया। कोर्ट ने उसे पागल प्रूफ करके ट्रायल के लिए अनफिट करार दे दिया। बाद में सिगावा ने किताबें तक लिखी और टीवी पे एक अजीबोगरीब सेलिब्रिटी के तौर पर नजर आता रहा। फिर 2001 जर्मनी में अपनी ही नोयत का एक वाक़या सामने आया। एरमिन मेविस जो कि 41 ईयर्स ओल्ड एक इंजीनियर था, उसने इंटरनेट पे पोस्ट डाला कि वो एक ऐसे वॉलंटियर की तलाश में है जो अपने आप को कत्ल करवाने और खाए जाने के लिए विलिंग हो। और इंटरेस्टिंगली एक 43 ईयर्स ओल्ड आदमी ने इस पोस्ट पे रिप्लाई में अपनी रजामंदी जाहिर की। मेविस ने उसको पहले कत्ल किया, फिर उसके जिस्म के कुछ हिस्सों को खाया और बाकी फ्रीज कर दिया। 2004 में उसे कत्ल के जुर्म में सज़ा मिली, लेकिन शुरू में सिर्फ मैनस्लॉटर यानी गैर इरादी कत्ल का इल्ज़ाम लगा और 8.5 साल की सज़ा हुई। जज ने दोनों अफराद को ज़हनी तौर पे बीमार करार दिया, लेकिन ये फैसला अवाम को पसंद नहीं आया और लोगों ने इस पे बहुत एहतजाज किया, जिसकी वजह से ये दोबारा अपील में गया और केस रीओपन हुआ और एरमिन मेविस को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जिनमें सीरियल किलर शामिल हैं, जैसे कि जेफरी डेमर या फिर एल्बर्ट फिश जो कि बच्चों को कत्ल करके खाता था। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ज़्यादातर कैनिबल्स के लिए ये अमल उनकी किसी ट्विस्टेड फैंटेसी का हिस्सा होता है, जिससे ये क्रिमिनल्स या तो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करते हैं या फिर विक्टिम को अपने बहुत ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ज़्यादातर कैनिबल्स बहुत अकेले और कमज़ोर होते हैं। जब वो किसी को खाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो शख्स हमेशा के लिए उनके पास रहेगा और उन्होंने उस शख्स पर पूरा काबू पा लिया है, कंट्रोल हासिल कर लिया। ऐसे लोग इस अमल में एक तरह का नशा महसूस करते हैं, जैसे उनका विक्टिम अब कभी उनसे दूर नहीं जा सकता और वो उनके लिए एक ट्रॉफी बन जाता है। 2023 की एक साइकेट्रिक रिपोर्ट यू लुक गुड इनफ टू ईट के मुताबिक ऐसे केसेस आजकल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। इन शॉर्ट, अगर कोई ऐसा केस सामने आता है तो उसके पीछे कोई कल्चर या रिवाज नहीं होता, बल्कि वो इंसान खतरनाक हद तक मेंटली डिस्टर्ब होता है। सवाल ये उठता है कि कोई भी शख्स इतना एक्सट्रीम स्टेप कैसे उठा सकता है, तो इसके जवाब में एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट तो अलग अलग नज़रिए पेश करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि माहिरीन बशरियात, वो एक कल्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी पेश करते हैं, एक ऐसा नज़रिया जिसके मुताबिक ये अमल कुछ कौमों में एक ज़रूरी रस्म समझी जाती थी, यानी ये कोई रैंडम वैशीपन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा अमल था जिसके पीछे कोई मायनी या कोई खास मकसद था, कोई ना कोई ऐसा अकीदा था जिसको वो कल्चरली सच मानते थे। दूसरी तरफ साइकेट्रिस्ट साइको एनालिटिक की थ्योरी पेश करते हैं। एक मशहूर साइंटिस्ट सिगमंड फ्रॉयड के मुताबिक हर इंसान में एक डेथ ड्राइव होती है, यानी कि मौत या तबाही की तरफ रवैया, और कुछ मेंटली डिस्टर्ब लोगों में कभी कभार ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और वो लोग अपना दर्द, गुस्सा या रिवेंज को इस तरीके से निकालते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर विक्टिम ने उनको दुख पहुंचाया तो जब वो उनका गोश्त खाते हैं तो दर हकीकत उनको ऐसे लगता है जैसे कि वो उस दुख को खा रहे हैं। और इसी तरह से अगर विक्टिम ने उनकी बेइज्जती की है तो बेसिकली वो अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे होते हैं उस शख्स की बेइज्जती करके जिन्होंने उनको नीचा दिखाया हो। कैनिबलिज्म सिर्फ इंसानी तारीख का एक बदनुमा धब्बा नहीं है, बल्कि ये इस चीज़ की निशानी है कि ताकत का नशा या बिगड़े हुए कीदे इंसान को किस हद तक ले जा सकते हैं। और शायद ये कहानियाँ हमें इसलिए इतना हिला के रख देती हैं क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि हम जितनी मर्जी तरक्की कर लें, मगर तारीख के सबसे खौफनाक मॉन्स्टर्स हमेशा इंसान ही रहे हैं।
ही झोले में बच्चे सो रहे थे। लोग अचानक उठ बैठे। आंखें यूं जल रही थीं जैसे किसी ने धुआं भर दिया हो। गले में खराश नहीं, चुभन नहीं, जलने की बू बताई किसी ने मिर्चों जैसी तेजी। लेकिन सच ये था कि हवा अब हवा नहीं रही थी। इस हड़बूंग में लोग अस्पतालों की तरफ दौड़े, लेकिन डॉक्टर्स के पास मालूमात कहाँ से आती? हादसे के लिए प्रोटोकॉल होता है, कौन सा केमिकल, क्या इलाज, किस मिकदार में दवा, कितनी ऑक्सीजन, ये सब पहले से तैयारी मांगता है। यहाँ इत्तला या तो देर से पहुंची या वाज़ेह न थी। इस दौरान अस्पतालों के वार्ड भर गए, ऑक्सीजन कम, अमला थका हुआ और बाहर से आती हुई लामतना ही लाइन। कुछ लोग घर ही में दम तोड़ गए, कुछ रास्ते में गिर पड़े और कुछ बचे भी गए तो अंदरूनी जख्म छोड़ गए। आंखों का नुकसान, फेफड़ों में सोजिश, आसाब की कमजोरी, तौलीदी सेहत पर असरात। ये कोई वक्ती बीमारी नहीं थी, ये आने वाले बरसों की कहानी का पहला बाब था। जब सुबह की रोशनी फैली तो शहबाजियां सुनसान थीं। हर तरफ वही सवाल गूंज रहा था, कितने लोग मर गए? लेकिन नंबर कभी पूरी कहानी नहीं सुनाते। सरकारी आदाद और शुमार महदूद थे। आज़ाद तहकीकात में मुतासिन की तादाद कहीं ज़्यादा निकली। लाखों अफराद की सेहत मुतासिर, हज़ारों अमवात फौरी या चंद दिनों में। बाद के बरसों में भी वो लोग सामने आते रहे जैसे अहम निज़ाम बंद रहें, जब फ्लेयर जैसे आखिरी हिसार गैर फ़आल हों, जब इमरजेंसी सायरन बाहर की आबादी में बजाने के बजाय खामोश करा दी जाए कि कहीं घबराहट ना फैले। तो ये सब मजमूई तौर पर बताता है कि डिज़ाइन और कल्चर में खराबी है। सेफ्टी कागज़ पर नहीं, फैक्ट्री फ्लोर पर दिखाई देती है और इस रात वो नज़र नहीं आई। कानूनी मरहला शुरू हुआ। आलमी क़ियादत ने बयानात दिए, माफ़ी के अल्फाज आए, तहकीकात के वादे हुए और अदालतों में बरसों तक फाइलें चलती रहें। एक समझौता तय हुआ जिसकी रकम बहुतों को इस नुकसान के मुकाबले में नाकाफ़ी लगी। कुछ ज़िम्मेदारान को सज़ा हुई, मगर तनकीद यही रही कि जुर्म की संगीनी के लिहाज से ये सज़ाएं कम थीं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वक्त के साथ सबूत धुंधला जाते हैं, गवाहियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और समाज में नई खबरें पुरानी कहानियों पर पर्दा डाल देती हैं। मगर जिन घरों में सांस लेने के लिए नेबुलाइज़र मामूल बन गया, जहां दवाइयों की पर्चियां बजट पर भारी हुईं, वहां वक्त ने मरहम नहीं रखा, सिर्फ याद का बोझ रखा। इस सानहे का एक बाब माहौल भी है। फैक्ट्री के अतराफ की मिट्टी और ज़ेरे ज़मीन पानी में आलूदगी की निशानदही होती रही। जिन लोगों ने बरसों वो पानी पिया, उनके जिस्मों ने खामोशी से कीमत अदा की। कुछ में जिल्दी मसाइल, कुछ में आसाबी कमजोरियां, कुछ में पैदाइशी नकाइस की शरह बढ़ गई। चंद गैर सरकारी इदारे और क्लिनिक्स बरसों से मुतासरीन का इलाज करते रहे हैं, तहकीक करते रहे हैं, मगर वसाइल महदूद हैं। असल सवाल ये नहीं कि कौन सी रिपोर्ट दुरुस्त है। असल सवाल ये है कि साफ पानी, बुनियादी सेहत और तवील मुद्दती निगरानी, ये तीनों हर मुतासरा बस्ती का हक क्यों नहीं बन पाते? अगर कोई आलूदगी बाकी है तो इसे ख़त्म करने की जिम्मेदारी गैर वाज़ेह क्यों हो जाती है? भोपाल के बाद दुनिया ने बहुत कुछ सीखा। प्रोसेस सेफ्टी के मेयारात मजबूत किए गए, ख़तरात की शनाख्त के निज़ाम बेहतर हुए और ये असूल आम हुआ कि एक सिस्टम नाकाम हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा उस नाकामी को जज़्ब कर ले। उसे हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। लेकिन असूल और हकीकत के बीच हमेशा एक फासला रहता है।
जब तक उस फासले को रोज़ाना की ट्रेनिंग, हकीकी इंस्पेक्शन और बिलाग निगरानी से कम ना किया जाए, तब तक कागजी हिफाजत हादसे के सामने कुच्ची रहती है। भोपाल हमें यही याद दिलाता है, सेफ्टी एक एक्टिविटी नहीं, एक मिजाज है, एक ऐसी आदत जो हर शिफ्ट में, हर वालू के साथ, हर रिपोर्ट के नीचे दस्तखत से पहले जिंदा हो। इस कहानी में एक अहम सबक राब्ते का भी है। जब हादसा हुआ तो अस्पतालों को बरवक्त और दुरुस्त मालूमात न मिल सकें। इमरजेंसी मेडिसिन में चंद मिनट कीमती होते हैं। अगर पहले से मकामी डॉक्टर्स को बताया गया होता कि MIC के एक्सपोजर में क्या फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं, किस दवा की कितनी मिकदार दरकार हो सकती है, तो शायद कई जानें बच जाती। ये सिर्फ एक फैक्ट्री या एक शहर का सवाल वक्त गुजरा तो कुछ लोग भोपाल को सिर्फ तारीख का वाकया समझकर आगे बढ़ गए। पैसे का नाम नहीं, इंसाफ ये है कि पानी साफ मिले, मिट्टी आलूदा ना हो, इलाज दस्तयाब हो, तालीम और रोजगार के मौके हों, और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी वाज़े हो। जब जिम्मेदारी गुम हो जाती है तो सानिया तारीख में नहीं, हाल में रहता है। बाज लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ उतना वाज़े था तो फिर क्यों ना रोका जा सका? इंजीनियर के नहीं होते, मालियाती होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं, सकाफती होते हैं। जहां कारकुनों की आवाज़ कमज़ोर हो, यूनियंस बेअसर हो, रेगुलेटर्स की गिरफ्त नरम हो, मीडिया की तवज्जो आर्जी हो। रफ्तार बढ़ाते हैं, उनकी हिफाजती पॉलिसी क्या है? क्या हाई रिस्क प्लांट्स रिहायशी आबादी से मुनासिब फासले पर हैं? क्या इमरजेंसी अलार्म बजने की सूरत में शहरियों को मालूम है कि कहाँ जाना है? क्या अस्पतालों में केमिकल एक्सपोजर के लिए मखसूस तरबियत होती है? क्या हमने अपने मकामी नुमाइंदों से पूछा कि इंडस्ट्रियल ऑडिट्स वाकई होते हैं या सिर्फ फाइलों पर दस्तखत? तो उसकी सफाई फौरी और शफाफ तरीके से की जाए, जिम्मेदार इदारे वाजे हों और मुतासरीन के साथ बैठकर बहाली का रोड मैप बनाया जाए। भोपाल की कहानी में एक शख्सी पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस रात किसी माँ ने अपने 2 बच्चों को गोद में सिमटा हुआ पाया और सुबह तक दोनों खामोश थे। किसी बच्चे
कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दिमाग रुकता नहीं है। पुराने सीन्स या फ्यूचर की वरीज बार बार रिपीट होती हैं। आपको लगता है कि बस सोच कर सलूशन मिलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा सोचते हो उतना ही दिमाग उलझता जाता है। ये है ओवर थिंकिंग। सवाल ये है, हम ऐसा क्यों करते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं? ओवर थिंकिंग असल में एक मेंटल लूप है, मतलब एक ही थॉट्स को बार बार रिपीट करना बिना एक्शन लिए। ये दोनों तरह का होता है। नंबर 1, रूमिनेशन, जो पास्ट में हो चुका है उसे बार बार याद करना, जैसे कोई गलती या किसी की बात। नंबर 2, वरिंग, जो फ्यूचर में हो सकता है उसे बार बार इमेजिन करना, जैसे कि इंटरव्यू का रिजल्ट या कल क्या होगा। प्रॉब्लम ये है, ये दोनों चीज़ें हमें प्रेजेंट से दूर ले जाती हैं। हम या तो कल पे अटक जाते हैं या कल की फिक्र में खुद को थका देते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ओवरथिंकिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हम समझते हैं कि ज़्यादा सोचकर हम ज़्यादा तैयार हो जाएंगे, लेकिन असल में ये उल्टा होता है। जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ती है। दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम को बड़ा बना देता है। और एक और रीज़न है कंट्रोल। हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल से बाहर होती हैं। जब हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते तब ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है एनर्जी और टाइम का ज़िया। स्टूडेंट एग्ज़ाम के बजाय याद होगा या नहीं पे स्ट्रेस करता है। वर्कर काम करने के बजाय बॉस क्या सोचेंगे पे सोचता रहता है। रिज़ल्ट, वर्क डिले होता है, स्लीप खराब होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। दिमाग थकता है लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता। गुड न्यूज़ ये है कि